अस्सलाम वालेकुम। क्या 5 लेक्चर 27 स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 18 कल हमने शुरू किया था, इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं, ज़रा रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले वर्किंग 1 में मैंने कहा था 2 नई चीज़ें आ जाएंगी। एक कॉस्ट, वो मटेरियल लेबर ओवरहेड से मिलकर जो बनी है, जो उन्होंने एसेट बनाने के ऊपर कॉस्ट खर्च की थी। जो एंट्रीज़ मैंने कहा था पास करने की ज़रूरत नहीं है, वो इन्वेंट्री की कॉस्ट सवाल में गिवन थी। जल्दी जल्दी बता दो। 500 थी। चलो अब बस 1000 में कर लेते हैं, क्विकली ज़रा सवाल करना है। उसके बाद दूसरी जो नई चीज़ मैंने कहा था आ जाया करेगी, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवालों में सिर्फ ये 2 चीज़ें आई थी। ठीक है, वो 500 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 128 था, तो फेयर वैल्यू आई थी 640। ये 2 नई चीज़ें आई थी। उसके बाद बाकी वही पुरानी कहानी थी। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तैयारी करी जा रहे हैं हम, बार बार ये लिखते हैं आजकल हम, पता है आपको। लीज पेमेंट्स प्लस यूजीआरवी, वाह सुभान अल्लाह, प्लस यूजीआरवी। ये इंशाल्लाह अब कल ना पूरी तरह से यूज़ होगा ये सही मानों में। इसको हम अलग अलग भी रखेंगे कल, तो हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी अलग अलग निकालेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, आज तो हम ये करते हैं ना फ़िलहाल, ये सिर्फ लिखते अलग अलग हैं, फिर उसके बाद इसको इकट्ठा भी कर देते हैं, मतलब उसकी वैल्यू निकालते हुए जी। तो डाउन पेमेंट का रिवीजन चल जाए, प्लस रेंटल्स पर प्लस परचेज ऑप्शन भी हो सकता है और जीआरवी भी हो सकता है। अच्छा, अगर परचेज ऑप्शन होगा तो फिर यूजीआरवी का चक्कर कोई नहीं होगा, फिर तो एसेट चला ही जाता है ना। ठीक है, और प्लस यूजीआरवी। ठीक है जी। प्रेशर फील कर रहे हो, प्रेशर रिजल्ट का? नहीं तो आपने जो काम कहा था वो कर लिया है, जुमा है ना, फिर कर लेना ना फिर। अच्छा जी, दुआ ले जी। डाउन पेमेंट सवाल में कोई नहीं थी। रेंटल्स इंटू 5, कोई पीओ जीआरवी, कोई यूजीआरवी। चलो अब ये कल की बस तैयारी थी, ये जो हमने इसको अलग अलग रखा। इवन इनकी प्रेजेंट वैल्यूज़ को भी, इस रेड वाले को, लाल वाले को अलग ही इसकी प्रेजेंट वैल्यू एक बार निकालेंगे और लीज पेमेंट की अलग निकालेंगे और फिर उसका टोटल भी कर लेंगे बाद में। ठीक है, अच्छा तो बताओ भाई, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई? 1000। ठीक है जी। उसके बाद नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी है, तो अब हमने तो वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन एक आदत हमने डेवलप करनी है अपनी। ठीक है, वो आदत ये है कि जब प्रेजेंट वैल्यू निकालने लगो तो आप अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना लिया करो। ठीक है, डेट, इंस्टॉलमेंट्स, कम से कम इतना तो आपने बना लिया करना है। ओके, फिर प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस। अच्छा जी, तो किस दिन लीज स्टार्ट हुई थी जी? 1 जनवरी। सवाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सवाल कल मैंने पढ़ा था सारा और हमने स्टार्ट किया था और मैंने होमवर्क में दिया था, इसलिए मैं क्विकली कर रहा हूँ इसको। ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स एरियर में थी या एडवांस में? तो 31, ये एनुअल थी ना। 31 दिसंबर 5, 200, फिर 31 दिसंबर 6, 200, फिर 31 दिसंबर 7, 200। ओहो, टेस्ट भी डिस्कस थोड़ा सा करना था। चलो टेस्ट तो अच्छा ही हो गया वैसे आप लोगों का। बहरहाल थोड़ा सा शायद ये पता ना चल रहा हो बच्चों में, 1-2 बच्चों ने शायद ये बात की थी कि समझ नहीं आ रही थी पहले सवाल में लेसी का या लेसर का है। वैसे मुझे तो समझ आ रही थी, देख के जुमला था। अच्छा, उसके बाद 31 दिसंबर 2008 पर भी 200 और 9 पर भी 200। ठीक है, तो नहीं ना लाते तुम, यही तो मसला है। अच्छा जी, नहीं ना लाते तुम। अब ये सारे कैश फ्लोज एक एक साल के अरसे से हैं और सेम हैं, बराबर हैं। तो नेट इन्वेस्टमेंट में आपने सिंपली 200 इंटू 1 माइनस 1.169911, यही था ना, रेज़ टू पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.169911
और बस, और तो कुछ नहीं है। नेट इन्वेस्टमेंट बताओ, 640 ही आ गया था। और अगला स्टेप भी साथ ही हम कर लेते हैं, क्योंकि लेसर के सवाल में अक्सर नोट बनाने के लिए UFI, भाई साहब UFI वाले भाई साहब किधर गया, आ जाए हुए। UFI क्या है, किसी ने पूछा था, कहाँ गया, कहाँ गया, नहीं कहाँ गया, वो लिबर्टी गया हुआ है। अच्छा, तो एक भाई ने पूछा ना UFI क्या होता है, तो 1000 माइनस 640 ये अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम है, ठीक है जी, 360। लेकिन मैं ये इसको कंप्लीट करूँगा आज, इस मॉडर्न स्केड्यूल को ना मैं आज कंप्लीट करूँगा। वैसे तो ये 4 चीज़ें हैं हमें रिक्वायर्ड। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल है, तो कॉस्ट और फेयर ये सेलिंग प्राइस, ये बेसिकली फेयर वैल्यू क्या है, ये कल मैंने इसको लिखा भी था। ये फेयर वैल्यू क्या होती है जी, कैश सेल प्राइस। ये क्या होती है जी, कैश सेल प्राइस। कि कोई अगर कैश लेकर आएगा तो उसको हम इतने की ये मशीन दे देंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, ये नेट इन्वेस्टमेंट है, और ये पांचवी चीज़ हमने एडिशनल वैसे ही निकाल दी, ठीक है। अब भाई साहब इसने स्टार्ट तो होना है 640 से, नेट इन्वेस्टमेंट से। आज तो इत्तेफाक से ये सेम ही है ना, कल डिफरेंस होगा इंशाल्लाह। कल क्या डिफरेंस आएगा, कल सवाल में ना UGRV आ जाएगी, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स कुछ और हो जाएगी, UGRV अलग हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट और UGRV की प्रेजेंट वैल्यू अलग। तो वो फिर पहली एंट्री में यूज़ होगी, जो फ़र्क होगा वहीं पे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पर एंट्रीज करते हैं पास जल्दी से। पहली एंट्री बगैर मॉडर्न स्केड्यूल की होनी है पहली एंट्री, ठीक है। तो 1 जनवरी 2005 पर पहली एंट्री मैंने कहा था 2 एंट्रीज कंबाइन करनी है, जल्दी से बताओ। वो डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। मैंने कहा था डेटर को कर दो लीज रिसीवेबल, बाकी सब वही है, बस एंट्री को कंबाइन कर दो। तुम्हारी एंट्री बनी थी लीज रिसीवेबल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, फिर सेल क्रेडिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है। लीज रिसीवेबल हमेशा नेट इन्वेस्टमेंट से डेबिट होता है, और सेल हमेशा फेयर वैल्यू से, फेयर वैल्यू पे एसेट बेचते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल अभी तक आज तक की इंफॉर्मेशन, कल ये बदलेगी इंशाल्लाह, आज तक की इंफॉर्मेशन कॉस्ट से, और इन्वेंट्री भी कॉस्ट से, ठीक है। कल इंशाल्लाह सिर्फ ये बदलेगा, UGRV जब आना है तो, ठीक है ना। अच्छा, अब ये रिवीजन हो रही है जरा कल वाली। लीज रिसीवेबल नेट इन्वेस्टमेंट कितनी है जी, 640, और सेल भी 640, कॉस्ट है 500, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री भी 500। ये हमारी पहली एंट्री आ गई थी। उसके बाद अब इसको 640 से स्टार्ट किया, ठीक है। और इंटरेस्ट बताएं जी, 109, तो प्रिंसिपल 91 जी। नेक्स्ट 549, अब इस पे इंटरेस्ट 93, 107, 442। ये बुक से देख के नहीं बता रहा, पता है आपको, इसने खुद किया हुआ है, क्योंकि चलो अच्छा जी। उसके बाद पता है मुझे 75, बच्चे मेरे सारे ही पढ़ने वाले हैं यार, मैं उसमें मजाक करता हूँ आप लोगों से। 125, इसके अलावा सब पढ़ने वाले हैं, और 317, फिर 60, पता नहीं कब आएंगे, पता 146। बेटा बस फजूल बोले जाओगे। 171, क्यों इज्जत करा के चुप करना होता, चुप कर जाओ बस। अच्छा जी, अब 31 दिसंबर 2005 पर हमारी एंट्री होगी, ये 200 रुपया रिसीव करेगा लेसर, उसमें 91 प्रिंसिपल है, लीज रिसीवेबल क्रेडिट होगा, और 109 इंटरेस्ट। बाकी आगे सेम वही एंट्रीज हो जाती हैं। तो कैश डेबिट 200 रुपये से, फिर लीज रिसीवेबल क्रेडिट कितने से, 291, और इंटरेस्ट इनकम 109। ऐसे ही अगले साल के एंड पर सिर्फ एक एंट्री होगी,
31 दिसंबर 2006 पर। कैश आएगा फिर 200, फिर लीज रिसीवेबल देख लेते हैं जाकर, लीज रिसीवेबल 107 और इंटरेस्ट 93, तो लीज रिसीवेबल 107 और इंटरेस्ट इनकम 93। काफ़ी है, सारी एंट्रीज ऐसे ही चलनी है, ठीक है। याद दिला नोट यहीं आगे बना दे। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा जी, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट। अब मैंने सिर्फ मॉडर्न स्केड्यूल इसीलिए पूरा बनाया है कि ज़रा एक नज़र हम उसको देख लेंगे। वैसे कल कोशिश तो की थी थोड़ी सी बात करने की, लेकिन फिर भी जहन में बात नहीं भी रहती कभी कभी। तो दो चीज़ें थी हमारे इस सवाल के अंदर। ने कहा था कि जो आपका इंटरेस्ट, जो आपका जीपी होगा, सेलिंग प्रॉफिट होगा, वो सेलिंग प्रॉफिट एकदम से आपने कमा लेना है जिस वक्त आपने एसेट हवाले करना है। दो तरह के, मैन्युफैक्चरर, डीलर, लेसर, याद है ना, दो तरह के प्रॉफिट कमाता है। एक चीज़ को बेचकर जो कमाना था वो अलग ही रखा जाता है, और दूसरा इंटरेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले वो जीपी, जिसको हम सेलिंग प्रॉफिट भी कह सकते हैं, वो सेलिंग प्रॉफिट आता है। 2009 तक चला था ना काम, 8, 7, 6, 5, ऐसे ही है। तो सेलिंग प्रॉफिट 2005 में कितना आया था जी? ये मैंने कहा था, ये कल की तैयारी है, बहरहाल बार बार कह रहा हूँ कि आपने वो हमेशा इधर से कंपेयर करके, क्योंकि कल ये चेंज हो जाएगा ना, ठीक है, कल ये 500 चेंज हो जाएगा यूजीआरवी के आने के बाद, इसलिए उसूल वो जो पहले दिन से बन जाए पक्का पक्का, ठीक है। तो हमेशा आपने जीपी निकालना है सेल और कॉस्ट ऑफ सेल जो एंट्री में नज़र आया उस फिगर को कंपेयर करके। तो कितना बनता है जी? 140। उसके बाद इंटरेस्ट इनकम है। ये इंटरेस्ट इनकम आपकी अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल के अंदर आपको नज़र आ रही है, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम जी, अब ये हर साल की अलग अलग है। 109, 93, 75, 54, 29 जी, बोलें ज़रा। 109, 93, 75, 54 और 29, ठीक है जी। तो ये हर साल की इनकम, तो अलग अलग साल में ये आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट इनकम कमाई हैटफील्ड, यानी हैटफील्ड तो वो था ना जो लेने आया था। ये कौन थे? ये कौन थे? इनका नाम क्या था? एप्पल बी लिमिटेड, ठीक है जी। ये एप्पल बी लिमिटेड की इनकम स्टेटमेंट है। रिक्वायर्ड तो शायद सिर्फ 5 की थी, लेकिन ज़रा बात क्लियर सामने आ जाए, जीपी हर साल नहीं आना, ठीक है। वो जिस वक्त आपने एसिड बेचना, बेचने वाला प्रॉफिट उस दिन रिकॉर्ड कर लेना है, फिर इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट में कोई नई चीज़ नहीं आनी, नोट बना लेते हैं। बैलेंस शीट आपने बना ही ली होगी, बैलेंस शीट में कोई नई चीज़ नहीं आनी। वैसे भी सवाल के अंदर रिक्वायर्ड ही नहीं थी बैलेंस शीट, सवाल के अंदर रिक्वायर्ड था नोट। कोई नई चीज़ आएगी जी बैलेंस शीट में? बताएं आप, आपको लगता है तो बता दें। बैलेंस शीट में कोई नई चीज़ आएगी? लीज रिसीवेबल आएगा, करंट और नॉन करंट में तोड़ के लाइन लगा लोगे। उसके बाद एडवांस का सवाल तो है नहीं कि इंटरेस्ट रिसीवेबल आए, और एसेट किताबों में है नहीं, तो कोई नई चीज़ बैलेंस शीट में नहीं है, ठीक है जी। बना लीजिएगा ना बेटा घर पे। नोट जी, नोट बनेगा जी फाइनेंस लीज का। ये वाला मैन्युफैक्चरर ऑपरेटिंग लीज भी कर लेता है, लेकिन चलें छोड़ें इस बात को। नोट फॉर द ईयर एंडेड बना लेते हैं हम। किस साल का बनाना पसंद करेंगे? 9 का, ये 5 का, 5 का बना लेते हैं ना, ठीक है, ज़रा मैक्सिमम चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, अब सबसे पहले नोट का कोई नंबर शंबर? 9 कर दो यार, 2 लफ्ज़ ज़रूर लिखवाने हैं मुझसे। फाइनेंस लीज, फाइनेंस लीज 9.1 जनरल डिस्क्रिप्शन लिख देना। 9.2 मैच्योरिटी एनालिसिस कंट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोस। अब
नोट बनाना है, 5 का नोट बनाना है तो 5 की आखिरी पेमेंट के नीचे एक लाइन लगा दें। अब 1 to 2 लेस देन 1 1 200, फिर 1 to 2 2 to 3 3 to 4, 1 मिनट में बनाएं, 1 मिनट में फटाफट। लेस देन 1 कितना है जी? 200। 1 to 2 ईयर्स 200, 2 to 3 ईयर्स 200, 3 to 4 ईयर्स नहीं है टोटल 800। अच्छा, अगर यहाँ पे तस्वीर आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद 9.3 रिकॉन्सिलिएशन, क्योंकि लेसर की फाइनेंस लीज है तो रेकन्सिलिएशन बनेगी। स्टार्ट करेंगे। टोटल लीज रिसीवेबल 800 एज इट इज उठाकर नीचे लिख लेंगे। टोटल लीज रिसीवेबल 800 आ गया। ऐड UGRV सवाल में गिवन नहीं है पर फॉर्मेट के अंदर पक्का हमने याद रखा हुआ है इसको। ये आ गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इसमें से लेस करेंगे अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। टोटल हमने निकाली थी 360 में से 109 अर्नड तो बाकी अनअर्न्ड 251 और आंसर 549। ये 549 नेट इन्वेस्टमेंट है। चूँकि एरियर का सवाल है सामने ही नज़र आ जाएगा आपको 549। ठीक है जी, ये कल वाला सवाल था जो आपको होमवर्क में दिया था, देख लें इसको। उसमें कोई मसला आया है इसलिए वो डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन ये मैंने कल कर देना चाहिए था, इस तरह से मैंने नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं बचा था। इसको देख लें। ठीक है जी। एग्जाम्पल 4 भी देख लेते हैं जी। एक मिनट, ये हमने इंटरेस्ट की कुछ डिस्कशन भी है यार, चले देखते हैं जी। पेज 46। ABC enters into a 8-year lease with DF, lesser of a machine to be used in manufacturing parts of a plane. Cost to install plant in manufacturing not significant. ABC right terminate without penalty. The terms of 1 year non-cancelable period. Even they have substantial termination rights because both can terminate. As a result, these qualifies as the भाई सिर्फ नॉन कैंसिलेबल पीरियड कहता है लीज टर्म कंसिस्ट ऑफ अ 1 year नॉन कैंसिलेबल पीरियड। ठीक है, बिकॉज बोथ ABC DF हैव अ सब्सटेंसिव टर्मिनेशन राइट। अच्छा, ABC एंड DF हैव सब्सटेंसिव टर्मिनेशन राइट बिकॉज बोथ कैन टर्मिनेट द लीज विदाउट पेनल्टी, ऊपर लिखा हुआ था। और दूसरा, कॉस्ट टू इंस्टॉल मशीन इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, उसने एक निशानी बताई हुई है। वैसे थेरेटिकली इस बात को मैंने अभी पढ़ाया नहीं था, लेकिन चलो एग्जाम्पल आ गई है तो पहले आपने इसको देख लिया, कोई बात नहीं। वो ये कह रहा है कि ये दो शराइत हों तो हम कह सकते हैं कि उनके पास सब्सटेंटिव टर्मिनेशन राइट मौजूद है। ठीक है, तो इस वजह से आप इसको, चूँकि किसी भी वक्त देखो, आप कोई भी दिन उठे और उठकर कहें मैं यार लीज टर्मिनेट कर दूँ, अब उसमें मसला कोई नहीं है क्योंकि राइट है टू टर्मिनेट, और वो ख़ास नुकसान भी नहीं है जो आपको रोके यार इंस्टॉल करने में इतने करोड़ों रुपए लगा दिए हैं, अब कैसे इस लीज़ को, वो प्लांट लेकर आए थे जो लीज़ पे, अब इंस्टॉल किया इतने अरसे बाद 6-8 महीने लगा के इतना खर्चा करके, अब जो चलने लगा है तो हम लीज़ ख़त्म कर दें, कैसे कर दें ख़त्म? ऐसी कोई मजबूरी भी ना हो। अगर वैसे थ्रेटिकली बात पढ़ाई नहीं थी, बस इत्तफाक से आपकी तरफ चलेगी। खैर, अगर इस तरह का कोई मामला हो कि आपके पास लीज़ 8 साल की है वैसे, लेकिन किसी भी लम्हे आप उसको टर्मिनेट कर दें क्योंकि आपके पास राइट है और इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी को खास नहीं थी, तो फिर तो आप किसी भी वक्त दिल करे मुंह उठा के आप इसको टर्मिनेट कर दें। स्टैंडर्ड कहता है फिर ऐसी लीज़ को 8 साल की थोड़ी कहेंगे, फिर तो ये शॉर्ट टर्म ही हुई। ठीक है,
सही है ना। तो बस ये बात थ्योरेटिकली भी जब आएगी तो ये एग्जांपल फिर उस वक्त रेफर भी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इंटरेस्ट रेट की डिस्कशन करते हैं, आईडीसी की डिस्कशन करते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद फिर कोई एक आधा आई कैप का सवाल करेंगे पास पेपर का, और फिर छुट्टी भी कर लेंगे जी, कोई मसला नहीं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यार, कहीं देखो इंटरेस्ट की डिस्कशन, नहीं तो मैं तो करने ही लगाऊं फिर। चलें जी, चलें फिर अपने सफ़े पे चलते हैं, अपना सफ़ा बादामों वाला सफ़ा, बादामों वाले सफ़े पे चलते हैं, ताकि बाद में आपको एंड पे सब चीज़ें इकट्ठी कर दूँ ना, पिक्चर किसने लेनी हो तो। बादामों वाला सफ़ा 42 था ना, नहीं 42 ही था, ये हमारा बादामों वाला सफ़ा। अभी इंटरेस्ट रेट की जो बात करनी है, अब हम 3 तरह के लेसर्स पढ़ चुके हैं, 3 तरह के लेसर्स, एक सिंपल लेसर, एक 2 तरह के लेसर्स और एक लेसी, यानी कि टोटल 3 तरह की हम लीजेस फिलहाल देख चुके हैं। एक लेसी था, ठीक है, दूसरा सिंपल लेसर था, तीसरा मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर था, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी लेसर की, जो कि सिंपल है, सादा। मेरे अजीज़ बच्चों, लेसर ही होता है वो शख्स जो दरअसल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करता है, और वो उसकी लीज में छुपा होता है, वो बताता नहीं है, इसलिए इसको इम्प्लिसिट कहते हैं। इसके ऊपर बहरहाल डिस्कशन अभी है हमारी, इंटरेस्ट छुपा कैसे होता है ये कैलकुलेशन अभी। आज एक सवाल किया है हमने, जो किया है इसमें तो रेट गिवन था, अभी जो करेंगे एक सवाल उसमें भी रेट मिसिंग है, लेकिन मैं उसमें बता दूंगा रेट क्या है, ठीक है ना। मिसिंग रेट की कैलकुलेशन कल कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, लेकिन वो आज नहीं सीखेंगे, कल करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो असल में पता है कहानी क्या होती है, देखो ना, लेसर का काम क्या है, एसेट बाज़ार से ख़रीदना, लेट से 100 रुपये का। अब उसने 100 रुपये का एसेट ख़रीदना है और उसको आगे लीज पे देना है लेसी को, ठीक है। अब उसके जहन में कोई ना कोई रेट ऑफ रिटर्न तो होगा ना, कि मैं ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इस पर मैं इतना रिटर्न कमाना पसंद करूँगा। क्या ख्याल है कि जी 100 रुपये जो मैं इन्वेस्ट ही कर रहा होता है ना, आज 100 रुपया देकर वो एसेट खरीदता है बाज़ार से जाके, फिर उसको 3 साल की किस्तों पे देता है, 3 साल बाद वो पैसे वापस आने हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता करके, तो वो कारोबार कर रहा है ना। एक तो वो ओरिजिनल अमाउंट जो है वो रिकवर कर रहा होता है, दूसरा वो ये जो 3 साल का अरसा उसने अलाउ किया है उसके ऊपर वो इंटरेस्ट भी ले रहा होता है। अब वो कोई ना कोई, ये क्या है, रिटर्न है ना, उसकी इन्वेस्टमेंट पे ये रिटर्न है, तो कोई ना कोई रिटर्न उसके जहन में होता भी तो होगा ना, कि आज मैं 100 रुपये इन्वेस्ट करूं तो कितने रुपए का रिटर्न, कितने रुपए रिटर्न आए तो मैं इसको लीज पे दे दूंगा। अब वो जहन के अंदर एक माइंड के अंदर ना एक अपना टारगेट बनाता है कि अगर 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट करके मुझे 3 साल में लेट से 120 रुपये वापस आ गए ना, तो फिर ठीक है। अब वो 120 का मतलब उसने ये रिसीव करना है लेसी से। अब वो उसका काम है, वो क्या करेगा, वो कभी रेंटल बढ़ा देगा, इंटरेस्ट कम कर देगा, ठीक है, कभी मतलब अरसे का, ठीक है ना, कभी रेंटल में प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ा देता है, इंटरेस्ट कम रखता है, कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा के रेंट कम करता है। ये उसकी अपनी फनकारी चल रही होती है। बेसिकली वो किस तरह से निकलता है, ये जब बात पूरी होगी ना तब आपको समझ आएगी कि वो रेट निकालता किस तरह से, ठीक है ना। लेसर तो लेसर ही है जो एक डिसीजन लेता है कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसमें मुझे इतना रिक्वायर्ड चाहिए रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो वो जो उसका रेट ऑफ रिटर्न होता है उसको कहा जाता है इम्प्लिसिट रेट, इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट, छुपा हुआ, इम्प्लिसिट छुपा हुआ होता है लीज के अंदर, इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट। और ये लेसर किसी को बताता भी नहीं है असल में, ठीक है ना, ये उसका अपना बिजनेस सीक्रेट होता है। वो नहीं बताता इसको कि मैं इस लीज के ऊपर कितना रिटर्न कमा रहा हूँ। आप कहोगे हमें तो हर सवाल में ये मिलता था, वो आपको सवाल बता देता है, लेसर असल में नहीं बताता। बैंक में जाके पूछो ना यार, आप बैंक ने आपको क्या कहना है, बैंक के पास जाओगे, भाई ये पकड़ो एसेट और ये किस्तें हैं, हर साल या हर महीने, यार 6 महीने बाद, यार 3 साल बाद, यार 3 महीने बाद, कुछ भी हो अरेंजमेंट, वो किस्तों का बताएगा, आपने ये किस्त पे करनी है।
ये किस्त पे करनी, उसमें ये नहीं बताता वो कि इसमें प्रिंसिपल कितना है और इंटरेस्ट कितना है, वो अपनी बात नहीं बताता, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट लेसर के सवालों में हमेशा कौन सा यूज़ करना है हमने, इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट। और ये इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जो लीज में छुपा होता है, लेसर ही होता है वो जिसने इसको कैलकुलेट किया होता है। अब सवाल आता है कि लेसी अगर लेसी का सवाल है तो हम क्या करेंगे भाई। अब ये ना कहना लेसी की सिंप्लीफाइड अप्रोच में कौन सा रेट यूज़ होगा, लेसी की सिंप्लीफाइड अप्रोच में कोई रेट यूज़ होता ही नहीं था, ये नॉर्मल लीज के अंदर ही होता था। हम लीज पेमेंट और प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट निकालते थे, वरना इंटरेस्ट का तो कोई नामो निशान नहीं था। लो वैल्यू और शॉर्ट टर्म के अंदर रिकग्निशन एग्जम्पशन में कोई इंटरेस्ट आया था, वहाँ तो रेंटल इनकम आ जाती है और रेंट एक्सपेंस आ जाता है, ठीक है ना। तो लेसी की जो नॉर्मल लीज होती है, ठीक है, अब उसके अंदर तरतीब क्या होगी, ठीक है। लेसी यूज़ करता है लेसर वाला ही इम्प्लिसिट रेट, यूज लेसर्स इम्प्लिसिट रेट, यूज लेसर इम्प्लिसिट रेट। कब यूज करेगा, जब सवाल के अंदर वो हमें बता देंगे। यानी लेसी ने लेसर को कहा यार प्लीज मैंने अकाउंटिंग करनी, मुझे रेट बता दो, लेट से उसने बता दिया, तो ऐसी सूरत में फिर लेसी क्या यूज कर लेगा, वही रेट जो लेसर ने कैलकुलेट किया हुआ इस लीज के अंदर, ठीक है। लेकिन बट अगर लेसर अड़ जाए ना भाई, ना मैं नहीं बताऊंगा, बट इफ लेसी डू नॉट नो द इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट, इतनी लंबी कहानी। इफ लेसी डू नॉट नो दिस, ठीक है ना, बट इफ लेसी डू नॉट नो दिस, ये दिस लिखा हुआ है देखो, इफ लेसी डू नॉट नो दिस then lessee will use his own incremental borrowing। क्या होता है बताता हूं, ठीक है, फिलहाल लिख तो लें। lessee will use his own incremental borrowing rate, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट रेट की डिस्कशन चल रही है। इंटरेस्ट रेट सवाल के अंदर अगर लेसर का सवाल हो तो कौन सा इंटरेस्ट रेट हम यूज़ करेंगे, इम्प्लिसिट रेट इंटरेस्ट का, जो कि दरअसल लेसर ही कैलकुलेट करता है। इसलिए लेसर वाले सवालों में ये गिवन होता है, नहीं होगा तो हम कैलकुलेट करना सीख लेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन लेसी जो है वो कौन सा रेट सवालों में यूज़ करेगा भाई, पहली ऑप्शन तो पहली प्रेफरेंस तो इसी की है। अगर सवाल में हमें दे दे इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट तो फिर लेसर वाला ही वो रेट है जो सवाल में हमें बता दिया गया है, तो हम लेसी के सवालों में भी वो यूज़ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर लेसी को ये रेट किसी भी तरह से पता नहीं चल पा रहा है तो वो रेट लेसी अब कैलकुलेट कर नहीं सकता, वो करना लेसर नहीं होता है। लेसर को ही पता होता है कि उसने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो जेन में रख के रेट क्या कैलकुलेट किया होगा। तो अगर लेसी को ये रेट अवेलेबल ना हो तो लेसी अपना इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट यूज़ कर लेगा। अब ये इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट क्या होता है ये अभी 5 मिनट में आपको समझाता हूँ, पहले ज़रा कहानी पूरी कर लें इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट रेट अगर सवाल हो लेसर का, और कौन सा वाला लेसर, मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर, ये सिंपल लेसर ना हो तो ये क्या करे, इसके लिए स्टैंडर्ड कहता है, ये अभी सवाल नहीं किया, ये अब सवाल करेंगे जिस वक्त फिर देखेंगे। फिलहाल ये लेसी वाला तो करेंगे ना आज सवाल, ये यूज़ करेगा जी हायर ऑफ, वजह भी बताऊंगा इंशाल्लाह, फिलहाल तो सिर्फ लिख लें हायर ऑफ इम्प्लिसिट रेट। ये लेसर है, ये खुद कैलकुलेट करता है, ठीक है ना, हायर ऑफ इम्प्लिसिट रेट और मार्केट इंटरेस्ट रेट ठीक है जी। ये कहानी तो पूरी देखें ना, इंटरेस्ट रेट की कहानी तो पूरी देखें इंटरेस्ट रेट की, फिर मैं बताता हूँ इंक्रीमेंटल क्या होता है। पहले ये बात याद तो रख लो,
लेसर इम्प्लिसिट रेट यूज़ करता है जो उसी ने कैलकुलेट किया होता है, और मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर हायर ऑफ इम्प्लिसिट या मार्केट रेट। अब उसके सवालों में अगर ये दो देगा तो हम हायर ले लेंगे, ठीक है, वजह मैं जब आएगा सवाल के अंदर फिर बता दूंगा, ठीक है। और लेसी भी यही इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट ही यूज़ करेगा, लेकिन खुदा ना खास्ता लेसी को ये रेट नहीं पता होता तो फिर मजबूरी है लेसी की, वो ये निकाल नहीं सकता, वो अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज़ करेगा। अब ये इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट क्या होता है, इसको ज़रा समझ लेते हैं, इसको अब समझ लेते हैं जी। एक बैंक से लोन लिया हुआ है, लोन बैंक 1, और 12% है रेट उसके ऊपर बैंक ने दिया हुआ। अगला बैंक से लोन लिया, इसी बैंक से लिया या बैंक 2 से कोई लोन ले लिया, तो मिसाल के तौर पे इसी बैंक से ले लिया, मिसाल के तौर पे इसी बैंक के पास गया, आपने कहा भाई हम पुराने कस्टमर हैं, हम तो आपके पास दोबारा आए हैं, तो आप हमें ज़रा कम ये इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन दे दो। ऐसा होता है, ऐसा होगा, पुराना कस्टमर है, रिपीट कस्टमर है भाई, ये लोन का केस है, इसमें रिपीट कस्टमर कोई अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। वो क्या कहेंगे, यार तुम अब ज़्यादा रिस्की हो गए हो, हमने पहले तुम्हें लोन दिया था, अभी तो वो भी तुमने पे नहीं किया, तुम नया लोन लेने आ गए हो, तो अब अगर तुमने लोन लेना है तो चूँकि रिस्क बढ़ गया है, हम तुम्हें 14% पे देंगे। सचमुच ऐसे ही होता है। अच्छा, लोन 1 फ्रॉम बैंक 1, लोन 1 फ्रॉम बैंक 2, चलो ये ऐसे नहीं करते, ऐसे आप परेशान हो गए, बस ठीक है, ऐसे करते हैं, चलो लोन नंबर 1, लोन नंबर 2, ये एक ही बैंक से था, मैंने ज़बानी बोल दिया, ठीक है। आपने कहा इस बैंक के पास जाना ही नहीं, आप तीसरा लोन लेने चले गए और आप गए साथ वाले बैंक में, आपने कहा यार नया कस्टमर हूँ आपका, तो आपके साथ सोच रहा हूँ लॉन्ग टर्म चलूँगा, मैं बिज़नेस अब करूँगा, बताएं एक लोन लेना है, कितने % पे देंगे। उन्होंने कहा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड ज़रा दिखा दें हमें। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा तो अड्डा पला हो जाए, आप तो पहले ऑलरेडी डेट के नीचे हैं, आप तो बड़े रिस्की कस्टमर हैं, तो हम तो आपको 15% पे देंगे। और ये एक फैक्ट है, आप जितना ज़्यादा लोन लेते जाओगे आप उतना ही बैंक के लिए ज़्यादा रिस्की होते जाओ। गियरिंग रेशो याद है थोड़ी सी, ठीक है। तो जैसे जैसे डेट बढ़ता जाएगा इक्विटी की रेशो में, आप रिस्की ज़्यादा होते जाओगे, ठीक है। अब ये सिचुएशन है और यहाँ तक आप लोन ले चुके हैं, अब आप लेसी हैं। अब आप अगली बार गए और जाके आपने किसी तीसरे बैंक से एसेट ही ले लिया, पैसे नहीं लिए, एसेट ही ले लिया, ठीक है। बैंक को आपने कहा अपना इम्प्लिसिट रेट बता दो, मैंने कहा सॉरी मैं नहीं बताऊंगा, चलो निकलो यहाँ से। अब मजबूरी है, इस अकाउंटिंग को तो करना है ना, ये लेसी की नॉर्मल लीज़ है, नॉर्मल लीज़ के अंदर हमने लीज़ पेमेंट्स और उनको प्रेजेंट वैल्यू पर लाकर उससे मॉडर्न स्केड्यूल बनाकर सारी कहानी करनी होती है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं आज, छुट्टी करने वालों ने तो कर ली छुट्टी, ठीक है। अब क्या हो सकता है, अब ये तो जो तरतीब में चीज़ें आ रही हैं वो तो तरतीब में ही आनी है, क्योंकि लॉजिकल सीक्वेंस होता है ना बेटा कॉन्सेप्ट्स का, अब वो तरतीब तो नहीं छेड़ी जा सकती। अब बच्चों को ये समझ नहीं आती है, छुट्टी करके सारा लॉ और खुला है, मैंने रिपोर्ट ली अभी क्लास में आने से पहले, ऐसे ही है, बस ऐसे ही। अच्छा जी, बात क्या हो रही थी जी, हाँ लीज पेज के। अब लेसी थॉट ही शुड thought to obtain an asset on lease। अब रेट नहीं पता, ठीक है, तो रेट इसको नहीं पता लग रहा, तो अब लेसी ने अपना रेट यूज़ करना है, तो फिर लेसी क्या कहेगा, यार देखो अभी तक मुझे 15% पर रेट मिला था, अगर मैं दोबारा बोरिंग लेने जाऊँ, वैसे तो ये भी बोरोइंग ही है, वैसे तो ये भी बोरोइंग ही है, उधार पे पैसे नहीं लिए, उधार पे आपने एसेट ही ले लिया, तो ये भी बोरिंग ही है, ठीक है। तो अब लेसी क्या सोचेगा, लेसी कहेगा देखो जी अगर मैं मार्केट से अब लोन लेने जाता तो मुझे अब तो 15 पे भी किसी ने नहीं देना था, मिसाल के तौर पे एक अंदाज़ा लगाएगा कि अगर अब मैं, या पूछ लेगा किसी से भाई लोन अगर आपसे लूँ, तो कहेगा 17%। तो ये 17% अब क्या है,
ये 17% है वो एक्स्ट्रा बोरोइंग, ये इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, ठीक है ना। ये कोई इंक्रीमेंटल एक्स्ट्रा बोरोइंग ले या इंक्रीमेंटल बोरोइंग ले, अब ये लेसी जाकर तो इसको बाजार से ये बोरोइंग या ये लोन जो है ये कितने पर मिलेगा, 17%। बात समझ आ रही है। तो ये है इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ऑफ लेसी, ठीक है जी। ये कहानी समझ आ गई जी। नहीं, सवाल आपको बताएगा बेटा, सवाल अगर आप आई कैप के पर्चे की बात करते हो, पर्चा पास करने के FA2 की बात करते हो, तो ये सवाल आपको बताएगा, ठीक है ना। और अगर प्रैक्टिकली आप बात करते हो तो फिर ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, और आप बैंक से पूछ लोगे, ठीक है ना। तो ये है इंटरेस्ट रेट की डिस्कशन मुकम्मल ख़त्म, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा क्या बचता है। आप कहोगे जी सर हमने लीजेस तो ज़्यादा पड़ी थी, लेसी की ये नॉर्मल लीज भी थी और लो वैल्यू शॉर्ट टर्म भी थी, रिकग्निशन एग्जेम्पशन वाली, तो भाई रेट किस में यूज़ हुआ था, नॉर्मल में, तो उसकी बात कर दी। फिर आप कहेंगे ये फाइनेंस लीज लेसर की भी थी और ऑपरेटिंग लीज भी थी, मुझे ये बताओ रेट किस में यूज़ हुआ था। ऑपरेटिंग में तो रेट यूज़ हुआ ही नहीं था, वहाँ तो रेंटल इनकम थी, ठीक है ना। तो फाइनेंस लीज में ही रेट यूज़ हुआ था ना। तो ये लेसर की सिंपल लीज लेकिन फाइनेंस लीज है, ठीक है। लेसर सिंपल की फाइनेंस लीज है और ये लेसर मैन्युफैक्चरर डीलर की भी फाइनेंस लीज है। और मैंने यहाँ लिखा क्यों नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ऑपरेटिंग लीज में तो रेट यूज होता ही नहीं है, लो वैल्यू शॉर्ट टर्म में तो रेट यूज होता ही नहीं है, तो फिर उसकी डिस्कशन थोड़ा ही करेंगे हम, ठीक है। बात समझ आई। तो इतनी सी बात ही है कि इंटरेस्ट रेट लेसर कौन सा यूज करता है, इम्प्लिसिट, और मैन्युफैक्चरर डीलर हायर ऑफ इम्प्लिसिट या मार्केट। इसकी वजह सवाल जब आएगा तो बताऊंगा, ठीक है। और लेसी भी लेसर वाला लेसर्स इम्प्लिसिट रेट यूज करता है, लेकिन अगर उसे वो पता ना हो तो फिर वो अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज करता है, जो सवाल में आपको गिवन होगा। प्रैक्टिकली तो फिर आपको पूछना पड़ेगा, अंदाजा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है हमारा यहां पर एग्जाम्पल में 17%, ठीक है। ये ले, ठीक है ना, इतनी सी बात है। ठीक है जी। अच्छा, अब कहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे बात कर लेते हैं IDC की। हमने अभी तक सिर्फ दो चीज़ों में IDC को देखा था, दो लीजेज में, एक लेसी की नॉर्मल लीज में और दूसरा लेसर की ऑपरेटिंग लीज में, ठीक है। इन दो में देखा था, बाकी सब भी आज देख लेते हैं। ये भी एक ही जगह इकट्ठा कर लेते हैं। छुट्टी करने वालों को अब क्या बताऊं मैं कि उन्होंने क्या कर दिया, नुकसान। दिल बिल्कुल नहीं कर रहा, जो इतनी कुर्बानी से आए हैं इनको और उनको बराबर होना चाहिए। चाय तो उन्हीं से पियेंगे फिर, अगर अपलोड किया तो, जब वो आएंगे तो अटेंडेंस लगा के जाना। अच्छा 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 जी, ठीक है जी, मैं करता हूँ जी। कोई छुट्टी नहीं है कल, किसने कहा यार कि क्यों क्यों छुट्टी होगी बताओ, नहीं क्यों होनी चाहिए। कल गुजरेगा नहीं, जो गुजरना होगा आज गुजर जाएगा। आज रात ही इसलिए इनका इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, जिसको उर्फ़ आम में हम IDC कह रहे थे, इसकी ट्रीटमेंट अब हम देखते हैं। सबसे पहले लेसी नॉर्मल, ठीक है, पुराने वाला। हाँ जी, क्या एंट्री की थी, कुछ याद है। राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट, राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट,
और जैसे राइट मतलब राइट ऑफ यूज़ का हिस्सा ही बना लिया था, जैसे राइट ऑफ यूज़ डेप्रिशिएट हुआ वैसे ही आईडीसी भी। यानी अगर ओनरशिप विल ट्रांसफ़र तो यूज़फुल लाइफ पे, और ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र तो लीज टर्म पे, और सॉरी शॉर्टर पे। तो ये आ गया राइट ऑफ, ये डेबिट किया था हमने राइट ऑफ यूज़ को, ठीक है, और क्रेडिट किया था हमने कैश को, और फिर इसको आपने डेप्रीशिएट करना है जैसे एसेट को डेप्रीशिएट करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा और ज़रा करीब ले आए, ज़रा जगह बच जाए। और इसके लिए जो क्वेश्चन हमने किया था वो पास पेपर 13 था, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 13। जी अच्छा, जी अच्छा, ये देखें, यही एंट्री आईडीसी की हमने यहाँ पे लिखी भी थी, राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये पास पेपर 13 के अंदर हमने किया था, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर लेसी नॉर्मल वाला नहीं है बल्कि रिकग्निशन एग्जेम्पशन में चले गए, यानी शॉर्ट टर्म लीज है या लो वैल्यू एसेट वाली लीज है, तो ये रिकग्निशन एग्जेम्पशन वाले केस में चला गया था, ऐसे ही है। चार्जर नहीं, पॉज करिएगा ज़रा, चार्जर नहीं लगाया तो तुम लोगों ने चार्जर। अच्छा जी, तो लेसी शॉर्ट टर्म या लो वैल्यू एसेट की लीज़ हो तो रिकग्निशन एग्जेम्पशन में हम चले जाते हैं। अब यहाँ पर कोई राइट ऑफ यूज़ वगैरह नहीं बनता था, तो जैसे ये लीज़ का किराया रेंट एक्सपेंस था, वैसे ही कोई आईडीसी भी आपने इसके लिए किसी वकील को बुला के एग्रीमेंट ड्राफ्ट कराया है, तो उसको भी आपने सिंपली क्या करना है, एक्सपेंस आउट करना है। तो डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट कैश, ठीक है जी, सिंपल, वेरी सिंपल। अब अगली बात करते हैं जी लेसर की, और लेसर लेसर ऑपरेटिंग लीज पहले लिख लेते हैं, ठीक है। लेसर कौन सा, फिलहाल सिंपल चलने दो, लेसर सिंपल है और इसकी ऑपरेटिंग लीज है। ये बता दो मुझे, आपने किया हुआ है, क्या किया था, कुछ याद है? एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, और लीज टर्म के ऊपर हमने इसको डेप्रीशिएट किया था। क्वेश्चन नंबर 12 था, देखें ज़रा प्रैक्टिस क्वेश्चन 12 कौन से पेज पे है, वो पेज भी लिख लें। इसका पेज पास पेपर 13 का आपने लिखवाया नहीं है, पेज 73 पे क्वेश्चन नंबर 12। ये देख, नहीं है इसमें, पास पेपर 12 देखें फिर, पेज 1, यही नहीं है अभी तक। चलो फिर इसमें देखते हैं, अल्लाह करे हो सही, तो ये अभी कर लेते हैं फिर।
ये अभी करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी, आपने दस दिता। आईडीसी है जी, 5 मिलियन है। और डिटॉल लिमिटेड ने एक्वायर की है मशीन ऑन लीज, कहाँ से जी? फ्रॉम लाइफ बॉय। और रिक्वायरमेंट है डिटॉल की किताबों में कुछ करना है और लाइफ बॉय की भी। चलें देखते हैं इसको, ठीक है। बहरहाल इसका ट्रीटमेंट मैं अब लिखने लगा हूँ। ट्रीटमेंट ये हमने वैसे किया था, पता नहीं कौन से सवाल में, वो मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। याद आ रहा है, मिल नहीं रहा। पॉज करें ज़रा जी, मैं ढूंढ लूँ। अच्छा जी, ये हमने ट्रीटमेंट किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 लेक्चर नोट्स में, पेज नंबर 588 के ऊपर। ये वो आईडीसी 6000 थी जिसको हमने अलग रखा था। एसिड जो है वो अलग 30,000 का आया था और उसको 6 साल पे डेप्रिशिएट किया था, और ये 6000 को 3 साल पे। कुछ याद आया अब? तो यही वो ट्रीटमेंट था जिसको हम ज़रा ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहा था। तो एसिड डेबिट, कैश क्रेडिट, और आईडीसी को हमने डेप्रीशिएट किया था। आईडीसी डेप्रीशिएटेड ओवर लीज टर्म, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 12 पेज 588 पर, ठीक हो गया जी। ये भी हमने किया हुआ था। तो नई चीज़ फ़िलहाल तक तो सिर्फ ये पढ़ी है हमने कि अगर शॉर्ट टर्म या लो वैल्यू एसिड हो तो जब सारा कुछ ही उसके एक्सपेंस में जा रहा है तो आईडीसी भी एक्सपेंस में। बाकी ये दोनों हमने कर लिए थे। लेसी की सिंपल लीज में आईडीसी हो तो राइट ऑफ यूज़ डेबिट लीज, वो राइट ऑफ यूज़ का हिस्सा बना देते हैं और उसको डेप्रिशिएट भी कर देते हैं साथ। और अगर लेसर की ऑपरेटिंग लीज हो, सिंपल लेसर की ऑपरेटिंग लीज हो तो फिर ठीक है। अच्छा, अगली बात, अब नई चीज़ आती है जी, और नई चीज़ है लेसर है और सिंपल ही है लेकिन इसकी फाइनेंस लीज है। अब ये बड़ा फनकार आदमी, ठीक है। अभी वाले सवाल के अंदर भी इंशाल्लाह हम देखते हैं, पहले ट्रीटमेंट में यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है लेसर फाइनेंस लीज के अंदर आपकी पहली एंट्री क्या होती है? लीज रिसीवेबल डेबिट, फिर एसेट क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये जो लेसर होता है ना फनकार, हमने कहा था कि हमेशा लीज रिसीवेबल को आपने किससे डेबिट करना है? नेट इन्वेस्टमेंट से। और एसेट हमेशा किससे क्रेडिट करना है? अच्छा, अब ये जो होता है ना, इसकी ट्रीटमेंट ऐसी करता है कि जो आईडीसी है वो भी इसी एंट्री का हिस्सा बनाता है, यानी कैश क्रेडिट करता है, और डेबिट वही वो भी अल्टीमेटली हो रही होती। कैलकुलेशन ऐसी करता है, अभी सिखा देता हूँ, ठीक है। वो इस तरह से काम चलाता है लेसर, ऐसी फनकारी चलाता है कि कहता है ओ भाई मैं एसेट लेकर लीज पे दे रहा हूँ, मैं कारोबारी आदमी हूँ, मैं नहीं धोखा खाऊंगा, मैं तो वकील वाले पैसे भी लेसी से लूँगा। ये असल में उसके जहन में होता है। अब वो सेटिंग ऐसी करता है अपनी रेंटल्स की, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से ही नेट इन्वेस्टमेंट निकलती है ना, वो ऐसी सेटिंग करता है अपने रेंटल्स की, उनको इस हिसाब से बढ़ाता है, इंटरेस्ट को इस हिसाब से अरेंज करता है कि जो आईडीसी वाले पैसे होते हैं वो पैसे भी यहीं से ही पूरे करता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये अभी क्वेश्चन करते हैं, जो अभी क्वेश्चन करेंगे ना फिर वो लिख लेंगे। अभी क्वेश्चन भी ढूंढ लेता हूँ मैं। ये वो जो क्वेश्चन है उसमें से इंटरेस्ट रेट हम डाल देंगे, बाकी ये क्वेश्चन इसी तरह से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक बार ज़रा ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए, ठीक है। जो क्वेश्चन अभी करेंगे ना हम इंशाल्लाह, ठीक है, वो इसी का क्वेश्चन मैंने अगला करवाना है। उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा भी सही ये एंट्री कैसे करनी है। 15-20 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगना, सिर्फ ये एंट्री समझनी है, ठीक है। बस इतनी बात याद रखना कि ये जो लेसर है ना, लेसर फाइनेंस लीज जब करता है ना तो कहता है नो, समझो एसिड मैंने दे ही दिया, तो फिर कहता है माफ़ी कोई नहीं, एसिड के पैसे भी लूँगा तुमसे, इंटरेस्ट भी कमाऊंगा, और वकील वाले पैसे मैं क्यों जेब से दूं, ये भी तुम ही दोगे, ठीक है। फनकारी ऐसी लगाता है कि वो नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर उसको भी शामिल कर लेता है, वो भी अभी देख लेते हैं, ठीक है। ओके, और आखिरी केस बचता है जी, लेसर है लेकिन मैन्युफैक्चरर डीलर है। लेसर है, मैन्युफैक्चरर
डीलर है और इसकी भी फाइनेंस लीज है। ठीक है और इसका बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है। इसकी वजह भी सवाल के आने पर ही बताऊंगा। दो चीज़ें सवाल के आने पर छोड़ी हैं, एक डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर हायर ऑफ इम्प्लिसिट रेट और मार्केट रेट क्यों लेता है, और दूसरा डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर, हालांकि बात एक जुमला है यहाँ पर, सिर्फ एक जुमला है, लेकिन छेड़ना नहीं चाह रहा अभी, क्योंकि अभी छिड़ जाओगे फिर आप, ठीक है ना। फिलहाल जो नहीं अभी सिर्फ बोलूँगा, लिखवाना तब जब यही बात सवाल में, सवाल करना है जिसके अंदर ही ट्रीटमेंट आनी है, ठीक है ना। कि एक जुमला यही है कि ये लोगों का कारोबार असल में लीजेस करना नहीं होता मैन्युफैक्चरर का, इसलिए ये लोग इसको इस तरह से इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं करते, इस तरह की फनकारियां बैठ के नहीं सोचते। तो सिंपल सी बात है, जब मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर को आईडीसी पे करता है तो वो उसकी एंट्री करता है सेलिंग एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन ये लिखना नहीं है अभी, ये वक्त आने पर लिखेंगे, सवाल के अंदर लिखेंगे ताकि वहाँ से हमें मिल भी सके, ठीक है। इसका सवाल भी इंशाल्लाह जब हम कर लेंगे तो वो लिख देंगे। ये सवाल तो मैं आज लिख भी नहीं सकूंगा, ऊपर वाला तो मैं अभी थोड़ी देर में लिख दूंगा। अच्छा इधर देखो, चाहे लेसर मैन्युफैक्चरर डीलर हो चाहे लेसर सिंपल हो, ऑपरेटिंग लीज का ट्रीटमेंट यही है जो आपके सामने आ गया है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हो। देखो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर भी फाइनेंस लीज भी दे सकता है, फाइनेंस पे भी लीज पे दे सकता है और ऑपरेटिंग लीज पे भी दे सकता है। लेसर जो हुआ, 5 सवाल करेंगे, पांचों का जवाब नो है तो ऑपरेटिंग, और अगर किसी एक का भी जवाब यस है तो फाइनेंस। अब वो चाहे मैन्युफैक्चरर डीलर हो चाहे वो सिंपल हो, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लीज जो है वो मैन्युफैक्चरर डीलर हो या सिंपल डीलर हो, सिंपल लेसर हो, ठीक है, उसमें ऑपरेटिंग लीज हो तो यही ट्रीटमेंट है जो ऑलरेडी क्वेश्चन 12 पेज 588 पे हमने कर लिया हुआ है आईडीसी का, ठीक है। वही वाला ट्रीटमेंट, आईडीसी को एसेट बनाओगे और लीज टर्म पे डेप्रिसिएट करोगे, चाहे मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर की ऑपरेटिंग लीज है चाहे सिंपल लेसर की ऑपरेटिंग लीज है। ओके, फर्क कोई नहीं है, दोनों की लीज में बिल्कुल फर्क नहीं है, बिल्कुल फर्क नहीं है, ठीक है। अगली बात, अगर सिंपल लेसर है और फाइनेंस लीज है तो ये फनकारी लगाएगा और नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर शामिल कर लेगा, कैसे करेगा वो देख लेते हैं। और अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर की फाइनेंस लीज हो तो भाई इसका सेलिंग एक्सपेंस ट्रीटमेंट होता है, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है जी। तो ये आईडीसी की टोटल ट्रीटमेंट है, इससे बाहर कोई और ट्रीटमेंट नहीं है आईडीसी की, बस यही मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं भाई, यही बनती है ना। आपने टोटल लीज पढ़ी कितनी है, यही लीज पढ़ी है, लेसी की नॉर्मल लीज और लेसी की शॉर्ट टर्म और लो वैल्यू, लेसी इतना ही है बस। अगर नॉर्मल लीज होगी तो राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट और डेप्रिशिएट ओवर, वो जैसे राइट ऑफ यूज डेबिट हो रहा है वैसे ही ये भी डेप्रिशिएट हो रहा है वैसे ही ये भी डेप्रिशिएट हो जाएगा। और अगर लो वैल्यू शॉर्ट टर्म है तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। आगे हम लेसर की तरफ। लेसर अगर सिंपल है या मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है, अगर ऑपरेटिंग लीज करेगा तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट करोगे, यानी आईडीसी को एसेट बनाओगे और लीज टर्म पे डेबिट करोगे। फिर अगर लेसर सिंपल है और उसकी फाइनेंस लीज है तो ये अभी हम सवाल करने लगे हैं, क्या करना है पता लग जाता है, लेकिन वो फनकारी लगा के नेट इन्वेस्टमेंट वो वसूल कर लेता है लेसी से ही, ठीक है ना। अगली बात, लीज सिविल में, लीज सिविल का मतलब क्या है, जो लेसी से आने हैं तो वो ऐसी फनकारी लगाएगा कि इसी के अंदर वो भी शामिल होगा, ठीक है ना। और ये सिंपल है, अगर डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर हो और फाइनेंस लीज करे तो स्टैंडर्ड कहता है इनका काम ये थोड़ा ही है लीजें करना, इसलिए अगर ऐसा वो काम, अगर कोई लीज कर ही देते हैं मैन्युफैक्चरर डीलर तो वो फिर सेलिंग एक्सपेंस में डाल दें आईडीसी, ठीक है। ये टोटल ट्रीटमेंट है, पिक्चर ले लें। ये क्वेश्चन इंशाल्लाह कल होपफुली, नहीं तो फिर छुट्टियों के बाद पहले दिन आएगा, ये तो भी करने लगे। क्या मंडे ट्यूसडे, सिर्फ मंडे ट्यूसडे की छुट्टी है जी, संडे आप साथ में ला लें। तुम तो अब आ गए हो, तुम तो नहीं जाओगे ना अब, इधर रहना अब, ठीक है ना, ठीक है तुम्हारी अब। क्या अच्छा, गलती लग गई नहीं उनको, मंडे ट्यूसडे छुट्टी है बाहर, को गलती है तो सही करा लेते हैं अभी। अच्छा यार ये पिक्चर ले लो ना प्लीज़, ये बड़ी मुश्किल बात है, किसी नोट करना है तो इतना टाइम नहीं है, जल्दी कर लें फिर नोट करना है, मेरे पानी पीते तक नोट कर लें, नोट नहीं करते आजकल तो।
मत करो तबीयत ख़राब, बहुत मुश्किल है, अब ये वापस ही आ जाएंगे। मुझे लगता है ये भी हमारी तरह मुल्की हालात से परेशान है, वहाँ पे यही सोचते रहते हैं कीनिया से होके आएंगे। यार को और बात कर लो यार प्लीज यार। ये देखो जी, ये देखो बच्चों, ये समरी शुरू हुई। लेसी नॉर्मल में राइट ऑफ यूज डेबिट, कैश क्रेडिट, आईडीसी, ठीक है, और डेप्रीशिएट किया था उसको, आईडीसी को डेप्रीशिएट किस पे किया होता है जी, लीज टर्म पे, ठीक है, पता नहीं यहाँ लिखा नहीं हुआ था, फिर देख लेंगे। यहाँ पर आईडीसी की ट्रीटमेंट कोई नहीं नज़र आ रही, आपने वो उसको ऐड कर लेना है यहाँ पे। सिंपल लेसर की फाइनेंस लीज हो अगर तो लीज रिसीवेबल डेबिट, एसेट क्रेडिट, मतलब इसको इकट्ठा कर लेते हैं अभी हम, ठीक है ना। ये असल में ये मैंने छुपाया हुआ था ना, जो ये भी आ जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन ये शायद पूरी बात ना हो सके। बहरहाल वो मिटा दे भाई, मिटा दे, यहाँ पे कुछ हमने छुपाया था वो सामने ही नहीं आ रहा। खैर, लीज रिसीवेबल डेबिट, एसेट क्रेडिट और आईडीसी क्रेडिट, ये आ गया जी। यही कहा है आपको कि फनकारी लगाएगा और ये पैसे भी इधर से ही लेसी से ही रिसीव करेगा इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद सिंपल लेसर है तो एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, और ये लीज टर्म के ऊपर इसको डेप्रीशिएट कर लेगा। फिर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर क्रॉस ख़त्म हो चुका है, अब हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर ये सेलिंग एक्सपेंस डेबिट और आईडीसी क्रेडिट कर देगा इसके अंदर, ये बात कर रहे थे हम, ठीक है ना जी। ओके, अच्छा, बाकी भी देख लेते हैं जो आएगा। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पे जा रहा था असल में, तो रास्ते में ये चीज़ें आ गई, मैंने कहा ज़रा समरीज आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते पता लगे। अच्छा जी, माजरत, बैटरी ख़त्म हो गई थी आमिर भाई की। तो मैं कह रहा था कि इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट सवाल की रिक्वायरमेंट है वैसे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना कल सीखेंगे इंशाल्लाह। तो 4.484% ये इम्प्लिसिट रेट है, ठीक है जी। अब इस सवाल को करते हैं। सवाल ये लेसर का है, लिख लें, मैं बता रहा हूँ ऐसे पता लगा है, बता दिया जब तो फिर अब कैसे नहीं पता लग रहा आपको, सामने लिख तो दिया लेसर का, अभी भी पता नहीं लग रहा। चले, अच्छा जी, असल में ना वो इम्प्लिसिट रेट निकालना था ना, रिक्वायरमेंट डिफरेंट थी तो एंट्रीज तो करनी नहीं थी, अब उसको बदला है तो फिर मैं खुद ही बता रहा हूँ लेसर का सवाल है, ठीक है। अच्छा जी, अब लेसर का सवाल है तो आपको पता है लेसर के सवाल में तो हमने मैन्युफैक्चरर डीलर अब साइड पे रख दो, इंशाल्लाह कल बात करेंगे, यूजीआरवी से मैथ करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। हाँ, अब वापस आएँ ज़रा, थोड़ा सा ये बातें कर लें जी। लेसर का सवाल है तो या तो फाइनेंस लीज होगी या ऑपरेटिंग, ये तो हमारे 5 सवाल ही बता सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी 5 सवाल करना शुरू करते हैं। लीज टर्म 3 साल है, इंसेप्शन 1 जनवरी, फेयर वैल्यू 50, आईडीसी ऑफ लेसर, आईडीसी ऑफ लेसर 3000 है, डाउन पेमेंट 10,000 है, एनुअल रेंटल है, पेबल इन एरियर, रेजिडुअल वैल्यू यूजीआरवी है, रेजिडुअल वैल्यू अनगारंटीड है 2000 और रेट आ गया। अच्छा, अब पहला सवाल, कहीं पे लिखा हुआ है कि एसेट मुफ्त में ट्रांसफ़र हो जाएगा, कहीं पे लिखा हुआ है कि एसेट पैसे देकर ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई परचेज ऑप्शन है जी, कोई परचेज ऑप्शन नहीं है। नंबर 3, यूज़फुल लाइफ गिवन है सवाल में, गिवन है नहीं, गिवन है, ये नहीं पता लग रहा। बहरहाल नंबर 4, क्या सब्सटेंशली इक्वल है फेयर वैल्यू के पीवी ऑफ एलपी, तो वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, सवाल में तो करनी ही है वैसे, लेकिन चलो यहाँ पे कर लेते हैं। आपकी ये पेबल इन एरियर हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कर ही लेते हैं, क्या ख्याल है, ज़रा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वाली बात सारी ये कर ही लेते हैं ना, ठीक है, ताकि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आगे सवाल में भी चला लेंगे ना, यहाँ 2-2 बार क्यों करेंगे काम, ठीक है। तो
पास पेपर का भी एक सवाल करना है, जल्दी जल्दी ये कर लें, फिर पास पेपर का सवाल करते हैं, ठीक है। ओह, किसने कहा? वर्किंग नंबर 1 जी, प्लीज़ प्लीज़। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में लीज पेमेंट्स प्लस, ये तैयारियां चल रही हैं अभी, पता नहीं वो तैयारियां इतनी करनी है, एक दिन में आके उस चीज़ में चले भी जाना है, समझ भी आ जाना आपको, इंशाल्लाह मसला नहीं होगा बहरहाल जी। लीज पेमेंट प्लस UGRV, ठीक है। अच्छा, लीज पेमेंट में होता है जी डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स प्लस परचेज ऑप्शन या GRV और UGRV। कोई डाउन पेमेंट सवाल में थी जी? कोई रेंटल्स हैं जी? रेंटल्स तो हैं, ठीक है। हैं, डाउन पेमेंट भी है। डाउन पेमेंट कहाँ है? अच्छा, कितनी है? 10,000। 10 पढ़ा तो था, कहीं जेहन से निकल गया, बादाम नहीं ना खाता जी। उसके बाद पता नहीं कब आएंगे। उसके बाद जी एनुअल रेंटल पेएबल इन एरियर है 15,000 और लीज टर्म कितनी है? 3 साल, तो ये आ गए। फिर कोई GRV है? UGRV, हाँ UGRV है UGRV। रेजिडुअल वैल्यू अनगारंटीड 2,000 तो मौजूद है। अब बादाम कैंसिल ना कर देना, के अच्छा बादाम कैंसिल ना कर देना भाई, ठीक है। क्या आपको तो याद रह गया? अब तो नहीं, सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट रेट बता दिया आपको, 57 कह रहे हैं, 57। उसके बाद जी अब नेट इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है। अब अलग अलग कैलकुलेट तो कर रहे हैं, कल इनका आंसर भी अलग अलग निकालेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू अलग आंसर रखेंगे, इसको अलग रखेंगे और फिर एंड पे जाके कहीं उनको टोटल करेंगे, लेकिन आज बाहर अलग टोटल कर देंगे जी। 10 को कुछ नहीं कहना, इसको डिस्काउंट ना करने लग जाना। बाकी सारे किराए एरियर में है, एडवांस में? एरियर में, तो फिर सब के सब ही जाएंगे। तो 15 इंटू 1 माइनस 1.0484 4484 है ना यार, 0.0484 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.04484 प्लस कुछ भी नहीं है, प्लस 2 है, 2 इंटू 1.04484 रेज टू पावर -3, ठीक है जी। आंसर बताएं जी, आप टोटली बता दें। कल इसका अलग आंसर रखेंगे, इसको अलग रखेंगे जी। आंसर फिलहाल 53। नेट इन्वेस्टमेंट आ गई जी, ठीक है। अब ज़रा सवाल अपने का जवाब ले लें जी। तीसरा सवाल था, चौथा सवाल था, सवाल में ना यूजफुल लाइफ नहीं गिवन थी, तीसरा नहीं लग सका तो उसको छोड़ दिया हमने। चौथा सवाल है जी, प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट कितनी निकली है? अच्छा, इधर देखो, अब थोड़ा सा एक स्टेप रखो इसको अलग, ज़रा वो भी याद करा दूँ ना आपको जब सवाल, इसका अगर आंसर अलग बताओ मुझे, लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू का अलग बताओ, 2 का अलग बताओ। 51 और ये 2 ही रहेगा। हाउ कम यार? 51.2 2 पॉइंट, यार क्या कर रहे हो यार आप लोग? 2 को 1.04484 रेज टू पावर -3 करो यार, पॉइंट 1.5 जी बेटा। और इसका क्या टोटल? यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ, ये अलग मैंने कहा करो और ये अलग करो, सही था? अच्छा, 51.2 51.24 और ये टोटल कितना हो गया? 0.95। अच्छा, अब सुनो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ यार,
काम खा में तंग करते हैं। कितना आ गया जी? अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था आपको कि जब आपने ये क्वेश्चन लगाना है, देखिए कैलकुलेशन सही किया करें काइंडली, ठीक है, और काम को बढ़ाया ना करें, टाइम खुद ही लेट करते हैं। जो आपने ये सवाल करना है ना, जिसमें हम ये पूछते हैं कि क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट फेयर वैल्यू के सब्सटेंशली इक्वल है, तो इसमें कहीं भूल कर ये फिगर नहीं ले लेंगे। 53 नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या, ये सवाल के अंदर ये नहीं कहा हुआ क्या नेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू के सब्सटेंशली इक्वल है। ये गलत बात हो जाएगी, ये बताना ज़रूरी था आपको। तो फिर आपने इस सवाल के अंदर 53 को नहीं 51.2 को यूज़ करना है। मैंने इसलिए इसको अलग करके, बहरहाल आंसर 53 निकलता था, लेकिन ये इस सवाल के लिए 53 ये है वो यूज़ नहीं करना, बल्कि 51.2 यूज़ करना है, डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू। लो ये तो ऊपर निकल गया काम ये तो काम ऊपर निकल गया भाई। तो क्या हो गया, टेंशन है कोई? और सब्सटेंशली इक्वल क्या, 100% से भी ऊपर चला गया, बस यहीं पे यस हो गया। पांचवें सवाल का जवाब बेशक नो है, एक तो यस हो गया ना, ठीक है। तो ये फाइनेंस लीज है, ठीक है, फाइनेंस लीज है। तो फिर अगला काम अब यहाँ से आगे शुरू कर दें, ठीक है अगला काम यहाँ से आगे शुरू लिख लेते हैं, कहीं नोट बनाने का दिल कर ही पड़ता है। तो 57 माइनस 53 अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कितनी है जी? 4। तो ये 3 फिगर्स हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। शुरू करें जी काम अगला। अब देखो, मैंने अभी तक आईडीसी को कोई लिफ्ट नहीं कराई। आईडीसी है ना आईडीसी है ना, ये देखो आईडीसी ऑफ लेसर, आईडीसी है। किसी भी लीज के अंदर आईडीसी ने वर्किंग 1 वर्किंग 2 में कभी नहीं आना होता। अभी तक हमने 2 लीजेस की हैं, लेसी की नॉर्मल लीज, उसमें भी आईडीसी यहाँ कहीं भी नहीं नज़र आया था, जस्ट पहली एंट्री में आया था। फिर हमने लेसर की ऑपरेटिंग लीज में आईडीसी को देखा, वो कहीं इधर वर्किंग्स में नहीं आया था, सिर्फ एंट्री में आया था। आज तीसरे को देख रहे हैं, तीसरा भी यहाँ कहीं भी नहीं आएगा, बस एंट्री के अंदर ही जाएगा। अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो वर्किंग 2 क्या हुआ करती है जी हमारी? लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, पेड इंस्टॉलमेंट्स, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट और बैलेंस। ठीक है, स्टार्ट कहां से करोगे? नेट इन्वेस्टमेंट, यहाँ नेट इन्वेस्टमेंट लेनी है, ठीक है ना। वो तो सिर्फ मैंने कहा क्वेश्चन के लिए उसको यूज करना अलग 51.2, ठीक है ना। लेसर का सवाल है ना, नेट इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। चीज़ें मिक्स तो नहीं हो रही, वैसे ये मैक्सिमम ही है, अब चीज़ें तकरीबन करीब आ गई हैं। कंक्लूड 2 लेक्चर शायद और लगे, एक हफ्ते वाला, एक शायद छुट्टियों के बाद वाला, मेरे ख्याल में उसके बाद लीज विल बी नो मोर, ठीक है। फिर IAS 12 शुरू करेंगे इंशाल्लाह तो लीज नहीं रही जी। यकम कब शुरू हुई? यकम जनवरी 2005, ठीक है। 3 साल की लीज है, किराया एरियर में है, तो 31 दिसंबर 5, 31 दिसंबर 6, 31 दिसंबर 7। अब जरा ध्यान से देख ले, कोई लीज इंसेंटिव वगैरह तो नहीं है, देख लिया करे। क्यों लीज इंसेंटिव? अच्छा, वो लेसी के सवालों में होता है, लेसर तो दे रहा होता है, ठीक है चलें, 3 साल लीज टर्म है, इंसेप्शन आ गई, फेयर वैल्यू आ गई, आईडीसी ने नहीं आना इधर वर्किंग 1 2 में, नहीं आना, कभी नहीं आना। किसी आईडीसी ने वर्किंग 1 2 में कभी नहीं आना, हमेशा आईडीसी ने जनरल एंट्रीज में जाना, याद रखना, ठीक है ना। अब ज़िंदगी आसान हो जाएगी ना। ओके, नेक्स्ट जी, डाउन पेमेंट होगी, एनुअल रेंटल है, रेजुल, ओह ये भी तो है। अच्छा, अब ये देखो, पहला किराया 15, दूसरा, तीसरा 15 नहीं, 15 जमा 2। बल्कि अगर वो पूरी वाली बात लिखें, जो पूरी वाली बात हमने लिखना सीखी थी, वो पूरी वाली बात लिखें तो वो क्या थी? 15 जमा 0 जमा 2। डाउन पेमेंट भी नहीं लिखी, यही बोल रहे थे। आई एम सॉरी, आप सही कर लो यार। डाउन पेमेंट है जी बिल्कुल, यकम जनवरी 05, ठीक है। उसके बाद 31 दिसंबर 5,
31 दिसंबर 6, कच्ची लस्सी की तरह बढ़ रहा है ये सवाल, ठीक है जी। डाउन पेमेंट बताएं, 10, 15, 15 और 15 जमा 0 जमा 2, 17, ठीक है। यहाँ पे तो दोनों आया करते थे, याद है ना, ये GRV है, ये UGRV है और ये रेंटल, तीनों चीज़ें आ गई। पता नहीं अब एंड वालों को नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, बाहर रेंटल प्लस GRV प्लस UGRV लिखा है मैंने। ठीक है जी, चलो पूरा कर ही लेते हैं फिर इसको, फटाफट पूरा करा दो। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आएगा, फिर जी इंटरेस्ट 1.9, 13.1, बस एक डेसिमल तक यूज़ करते रहो, 29.9, फिर 1.3, 13.7, 16.2, फिर 0.7, 16.2 और ये कितना आ गया, 0.1 आ रहा है, अच्छा 3 आ रहा है, पूरा कर दिया मैंने, चलो 16.3 आ गया और यहाँ -0.1 आ रहा है, कोई बात आने दो, पढ़ा रहे, 0 लिख दो तो अच्छा था, जैसे मैंने किया था, ये कर सकते थे। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे आप, बड़ा भाई है कोई नहीं, आपका बड़ा भाई है कोई, आपको बड़ा भाई है, हैं? क्या करता है, डॉक्टर है, अच्छा यार कौन लोग हो तुसी, अच्छा देखो आधी से कम क्लास है लेकिन पता है मुजरिम यही है। ये हमारा दोस्त जो है, इस दोस्त ने जो है वो कोई चीज़ खाई है, कौन सी चीज़ पसंद है भाई तुम्हें, जहर, ये भाई ने ना जनाबे वाला, चुप कर जा यार, बर्गर खाया और सुन ले प्लीज़, एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट की एंट्री करेंगे जी, क्या नाम है भाई आपका, जैद, 180 रुपये का, अंडे वाला, डबल अंडे वाला, अच्छा सुन लो अब इसके भाई भी यहीं पे ही जो है वो आउट जॉब कर रहे हैं, बल्कि अब तो माशाल्लाह जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको पता चला, वापस गया हॉस्टल से, उनके साथ ही रहता है, ठीक है, वो फ्लैट में गया वापस, तो उन्होंने पूछा हाँ भाई क्या खाया, उसने कहा भाई बस 180 रुपये खर्च हो गए, बर्गर खाया। उन्होंने कहा टेंशन मत लो, ठीक है, आप ऐसा करो, ये पैसे ये मुझसे ही ले लेना तुम, मैं तुम्हें दे दूंगा। इसने फ़ौरन कहा रिसीवेबल फ्रॉम भाई डेबिट, रिसीवेबल फ्रॉम बड़ा भाई डेबिट, ठीक है, और एक्सपेंस क्रेडिट कर दो या इनकम रिकॉर्ड कर दो, दोनों काम हो सकते हैं वैसे, ठीक है ना। भाई कह रहा है, हंस रहा है, वो कहता है मेरा भाई मुझे, ये असल में ना अभी उसने कहा, फ़ोन किया ना, फ़ोन किया, भाई किधर हो, जैद किधर हो, मैं कहा जी मैं वो बर्गर खा रहा हूँ। अच्छा यार तुमने खाना मेरे साथ खाना था, कल भी तुम्हें कहा था, चलो ठीक है कोई बात नहीं, जो तुमने बर्गर के पैसे खर्च किए हैं ना, सही वाले ही आप लगाना, ठीक है, वो तुम्हें मैं दे दूंगा। तो इसने फ़ौरन एंट्री की रिसीवेबल फ्रॉम भाई डेबिट और इनकम क्रेडिट। अब नहीं, बड़े भाई वाले बैड डेट नहीं होते, छोटे वाले होते हैं। अच्छा सुनो, मैं दरम्यान में ना, मैं दोनों चीज़ें इंजॉय करता हूँ। अच्छा सुने, बैड डेट हो भी जाता हूँ और मेरे भी हो जाते हैं। तो रिसीवेबल फ्रॉम भाई डेबिट, इनकम क्रेडिट, ठीक है। अब ये भी कर सकते हैं कि ये इनकम बुक कर ले, उधर इसने एक एक्सपेंस बुक किया, यहाँ पे एक इनकम बुक कर ली। ऐसा भी हो सकता है कि इनकम बुक करने की बजाय एक्सपेंस को ही कम कर ले,
ठीक है, ये बात समझ आती है? अच्छा, अब इसी एंट्री को अगर जैद भाई कंबाइन करके एक एंट्री बनाए तो ज़रा थोड़ा ध्यान करके देखें, ये एंट्री यूं बन नहीं जाती, रिसीवेबल फ्रॉम भाई डेबिट और कैश फ्रॉम माय जेब क्रेडिट 180 से। ठीक है, ये बात समझ आती है? तो जैद को उसके भाई ने कहा, थोड़ा शॉर्ट कर दें तस्वीर में आने में आसानी रहेगी, ठीक है जी, कि आप भाई साहब जैद बंदा नहीं ठीक, तो ठीक है चलें, हो गया काम। रिसीवेबल फ्रॉम भाई इसने किया डेबिट और कैश इसने कर दिया क्रेडिट, और ना कोई इनकम बुक की ना एक्सपेंस। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये एंट्री इसने क्या कर दी है, कंबाइन कर, दो एंट्रीज को कंबाइन करके एक कर दिया। इसको ज़रा समझें, इसके बाद फिर मैं इसको ट्रांजिशन देता हूँ आगे। मैं यही सोच रहा हूँ कि 1:45 वाला आज पढ़ लें, ठीक है। अच्छा बातें हैं, मैं दो वाला तो है इधर पीछे, वो जहाँ पे ग्राउंड है ना पीछे, थोड़ा सा आगे जाए ना, ये जलाल सन से अंदर एंटर हो, वहाँ एक मस्जिद, वहाँ पूरे 2 बजे होता है नमाज़ां सारियाँ, तो वक्त पता ही नहीं है। 2:30 बजे वाला भी है, 1 बजे वाला तो गया ना, वो तो गया। कोशिश कर भी लेते हैं, खैर चलो सब्र करें ना यार, चुप करें। अच्छा, अब यही हमारा सवाल है, मिलता जुलता ही सवाल है हमारा, ठीक है। इस सवाल के अंदर आपको मैं चाह रहा हूँ कि फ़ाइनल वाली एंट्री वहाँ पे कर लें, तो भी आप पिक्चर ले लेना, ठीक है। फाइनल वाली एंट्रीज वहाँ पे कर लेते हैं। हमारा सवाल, हमारे सवाल में एसेट 50,000 का फेयर वैल्यू है ना, तो लेसर ने सबसे पहले स्टेप पे 1 जनवरी 5 है, बोल दो सर, खुद ही देखें ना, हम क्यों बोलें, खुद ही खज्जल हों। यस सर, सुनो इसकी बातें बेहदाते की। एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट 50 से, उसके बाद आईडीसी पे हुई, ये वो बर्गर खाने लगा, लेसर ने बर्गर खाया 3,000 का, ऐसे करके एंट्री सीखेंगे, ठीक है। तो लेसर ने एंट्री पास की, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 3 रुपये से, ठीक है जी। उसके बाद ये भी इसी दिन ही हुई है एंट्री, ठीक है। 1 जनवरी 5 पर लेसर ने बर्गर खाया, तो एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 3 रुपये से, ठीक है। उसके बाद इसी दिन 1 जनवरी 5 पर ये एसेट लेसर ने दे दिया लेसी को लीज पर, तो लीज रिसीवेबल, ये मैंने कहा था हमेशा नेट इन्वेस्टमेंट से डेबिट करना है आपने, ठीक है। और एसेट ये आपने हमेशा फेयर वैल्यू से क्रेडिट करना है, और कैश जो है वो आईडीसी का पे कर देना, यही कहा था ना आपको, ठीक है। तो असल में कहानी कुछ ऐसी है कि इसको मैं ऐसे करने लगा, क्या मतलब, कहानी बिल्कुल वैसी है। फिलहाल एसेट को बीच में निकाल दो, तो हम क्या कह रहे हैं, हम हैं लेसर जैद, हमने बर्गर खाया, ठीक है। लेसी हमारा बड़ा भाई है, उसने कहा ये पैसे मैं दे दूंगा, हमने फटाफट 3 से ये एंट्री पास कर ली, ठीक है। अभी एसेट के पैसे मैंने बीच में डाले, ये एंट्री कोई बन गई नहीं बन गई, ये एंट्री देखो वही बन गई नहीं बन गई, ये ऊपर वाली, ठीक है। 180 का बर्गर खाया, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, भाई ने कहा मैं दे दूंगा रिसीवेबल डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, ठीक है। बर्गर खाया, आईडीसी पे की वकील को आईडीसी पे की, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और किससे लेना है अभी ये हमने पैसा, लेसी से, तो लीज रिसीवेबल डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, ठीक हो गया। बात समझे हो कुछ? और एसिड, ये बात समझ आ गई, ये तीन अभी मैं पूरी एंट्री करने लगा हूं, पहले ये समझ आ गई तो फिर आगे चलूंगा, ठीक है। ये वही बात हुई है, बर्गर खाया तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, भाई ने कहा मैं दे दूंगा, तो रिसीवेबल फ्रॉम भाई डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, ठीक है, समझ आती है। आईडीसी पे की हमने, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ये किससे लेने हैं, लेसी से, तो लेसी से रिसीवेबल कौन सा, लीज रिसीवेबल डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, यहाँ तक समझ आती है बात। अब मैं
इस एंट्री को कंबाइन बाद में करूंगा, पहले कंप्लीट कर लूँ। लीज रिसीवेबल तो हम डेबिट किया करते हैं नेट इन्वेस्टमेंट से, तो नेट इन्वेस्टमेंट कितनी है 53 और एसेट को हम क्रेडिट किया करते हैं फेयर वैल्यू से, और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ऊपर नजर भी आ रही है 50 रुपये। बहरहाल 50 रुपये का एसेट था, 50 रुपये में दे दिया लेसी को, और ये एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है, अब एंट्री हो गई पूरी। ठीक है, अब ये दो एंट्रीज जो हैं इनको हमने कंबाइन करना है। जैसे इधर देखो, ये दो एंट्रीज को कंबाइन करके एक बनाया था ना, अब इन दो एंट्रीज को भी मैंने कंबाइन, तीन कंबाइन होने लगी। इन दो एंट्रीज को कंबाइन करके अब मैंने क्या करना है, एक एंट्री बनाना है। बनवा दो, आप ही बनवा दो, ये दो एंट्रीज बनवा दो, आप इकट्ठी कर दो जी। लीज रिसीवेबल डेबिट हमेशा याद रखो किससे, नेट इन्वेस्टमेंट से। वो 53 एंट्री भी बन जाए ना, वहां जाके लिख भी लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एसेट क्रेडिट करेंगे हमेशा फेयर वैल्यू, 50 से नहीं, हमेशा फेयर वैल्यू से। इस सवाल में 50 है वो। ठीक है, तो 53 और ये कितना आ गया 50, और कैश क्रेडिट आईडीसी वाला 3 से। ठीक है, तो यही एंट्री हमने गालिबन थोड़ी देर पहले ये लिखी थी। ओह, वो बहुत ऊपर है, अब बड़ा सफ़र है। नहीं सफ़र तय करेंगे, देखना है, अभी तो मंजिल पे पहुंचे हैं, अब कैसे छोड़ दें इसको। ये देखो, ये देखो, ये देखो, नजर आ रहा है। लेसर की फाइनेंस लीज है तो एंट्री क्या होगी, लीज रिसीवेबल डेबिट, एसेट क्रेडिट, कैश आईडीसी का क्रेडिट। लीज रिसीवेबल नेट इन्वेस्टमेंट से डेबिट, एसेट फेयर वैल्यू से क्रेडिट, और कैश आईडीसी से क्रेडिट। ठीक है, यही एंट्री आपको यहाँ नजर आ रही है। ठीक हो गया, ये कंबाइन कर ली हमने। ठीक है, तो ये जैद की एग्जाम्पल है, और नीचे हमारे सवाल वाला सवाल की एंट्री आ गई। ठीक है, ये एंट्री अब वहाँ पे करते हैं जिस एंट्री तक हम पहुँच गए हैं। अब 1 मिनट का भी काम नहीं जी। तो फाइनल वर्जन ऑफ जर्नल एंट्री क्या है, फॉर द ईयर एंडेड, चलो एक ही साल में करेंगे, लेकिन चलो शुरू यहाँ से कर लेते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 5 है, लो भाई, हाँ भाई, 1 जनवरी 5 पर लेसर ने एसेट खरीदा एसेट, डेट लिखी हुई है एसेट खरीदने की, डेट लिखी हुई है, हाँ, इंसेप्शन ऑफ लीज नहीं लिखी हुई। चलो अब मैं लिख देता हूँ एंट्री वैसे ही, ज़रा आपकी उसके लिए लिख के काट दूंगा। ठीक है, डेट गिवन नहीं है पर्चे में, ये एंट्री बेशक ना करना। तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट फेयर वैल्यू से 50 से, बोलो। उसके बाद इसी दिन ये लीज पर लेसी को दे दी, क्योंकि फाइनेंस लीज है ना, फाइनेंस लीज है। ठीक है, तो एंट्री होती है, आज तक जो एंट्री सीखी हुई थी पुरानी, वो थी लीज रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट, लीज रिसीवेबल नेट इन्वेस्टमेंट से और एसेट फेयर वैल्यू से। आज एक नई चीज आई है जो अब याद कर ली, प्रूफ शुरू करके आ चुके हैं कि जो आईडीसी हो लेसर पे करे फाइनेंस लीज वाला, उसको आपने जस्ट इस एंट्री के अंदर लिख देना है कैश क्रेडिट। ये एंट्री ऑटोमेटिकली बैलेंस होगी। खुदा ना खास्ता कभी को बैलेंसिंग फिगर आ जाए ना, तो चुप करके प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देना। वैसे आपके सिलेबस के स्कोप से बाहर है, ऐसी बात आनी नहीं चाहिए। खुदा ना खास्ता को बैलेंसिंग फिगर आ ही जाती है ना, तो बस याद रखो उसको उठा के प्रॉफिट एंड। अब ये वाली बात देखो आज ही होनी थी जब बच्चे आधे से ज़्यादा नहीं आए हुए। खैर चलें, तो लॉ अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आ जाए, जिस तरफ भी आ जाए, गेन या लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में फेंक देना। वैसे ऐसा होना नहीं है, लॉस कोई आ सकता है, तो आपके सिलेबस में ये बात है नहीं, लेकिन खुदा ना खास्ता गलती से कोई सवाल बनते हुए ऐसा बन जाए तो वो बैलेंस आ जाए, तो आपने कहाँ फेंक देना है। वैसे होगा नहीं, वैसे ये बराबर होगा। ठीक है, तो 53, 50 और 3 ये एंट्री बराबर ही हुआ करेगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया, तो पहली एंट्री करने की ज़रूरत नहीं थी। चलो पढ़ी रहे। नेक्स्ट, 1 जनवरी 5 जनवरी 5 पे 10 रुपये की डाउन पेमेंट कर दी। एंट्री लीज रिसीवेबल डेबिट, ना जी ना, पैसे आए हैं, कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ना जी ना, एडवांस है, एडवांस जी बोले 10 और 10। उसके बाद है ना, इसके बाद 31 दिसंबर 2005 जी बोले, कैश डेबिट कितने से, 15 से, लीज रिसीवेबल क्रेडिट 13.1 से, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 1.9 से।
ठीक है जी। और डेप्रीसिएशन आएगी, कौन के नीचे दूंगा, डेप्रीसिएशन आएगी, चला गया एसिड, डेप्रीसिएशन आएगी। ओके, बस एक सवाल और। नहीं 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 बेटा, हो नहीं सकता बेटा, ये हो नहीं सकता। आप जिसने जाना चला जाए। तो ये क्वेश्चन ज़रा ऐड कर दें, क्वेश्चन ज़रा ऐड कर दें। ये क्वेश्चन नंबर 26 है, पेज नंबर पेज 77। ठीक हो गया जी। चल, किसने कहा? यस। बड़ी टेंशन लगी हुई थी कि अगर खुदा ना खास्ता बुध तक चला गया तो बुध के दिन क्या करेंगे, छुट्टी तो सोमवार मंगल की है। लो भाई प्यारे बच्चों, फिर इसी खुशी में वह मैं जुम्मा इधर पढ़ूंगा यार, 1:45 वाला। यार जुम्मा पढ़ रहा हूं। हाँ जी, ऑन यकम जनवरी 20 डिटॉल लिमिटेड, इतने तुम कमांडर सेफगार्ड। ऑन यकम जनवरी 20, किस किस बच्चे ने कमांडर सेफगार्ड वाले कार्टून देखे हुए? सारे डरटू हो तुम लोग। प्लीज। ऑन यकम जनवरी 20, Dettol Limited acquired a machine on lease from Lifebuoy Leasing Limited for 3 years. The first annual installment amounting to 35 million was paid on Yakam January 20, and all subsequent installments are payable on Yakam January subject to increase of. Oh wow, that's beautiful. No lengthy. We will start it today and we will see. You remember this ballpoint, this marker, which you guys have said miswak. Some guys have said it miswak and some recognize this add something else. Okay, सुने 35 मिलियन। देखो भाई, देखो 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 प्लीज प्लीज। डिटॉल ने मशीन ली है, सॉरी हाँ, डिटॉल ने मशीन ली है लाइफबॉय से, 3 किस्तें हैं, आईडीसी भी है और एज एन इंसेंटिव टू डीएल। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, इंसेंटिव भी है, इंसेंटिव भी है। अच्छा जी, 2 मिलियन का। ओके। LLL हैज इनकॉर्पोरेटेड एन इम्प्लिसिट रेट ऑफ 11% विच इज नॉट नोन टू डीएल। अभी भी पढ़ा था हमने। डीएल कौन है? डीएल कौन है? एक्वायर्ड मशीन, लेसी। डीएल कौन है? लेसी, लस्सी। डीएल कौन है? लस्सी। और डीएल को ये रेट पता नहीं है। अब आप कहोगे हमें तो परिचय में पता लग गया। अल्लाह के बंदो, ये तुम्हारे लिए लिखा हुआ है कि ये जो 11% रेट है LLL लाइफबॉय वाला, ये डीएल को पता नहीं है। डीएल को पता नहीं है तो डीएल का सवाल करते हो फिर ये सवाल में नहीं है। अगर डीएल को पता नहीं है तो लेसी डीएल, लेसी वाला सवाल करते हुए फिर ये रेट सवाल में गिवन नहीं है। वैसे तो ये यूज करना था, लेकिन चूंकि ये लेसी को पता नहीं है तो फिर अल्लाह करेगा कोई और रेट गिवन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं बाद में। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ मशीन, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ 3 years इज एस्टिमेटेड एट 30 million, आउट ऑफ विच डीएल हैज गारंटीड 20। ऑफ अल्लाह, डिस्कशंस सारी हुई पड़ी हैं। ठीक है, ये सारी डिस्कशंस हो चुकी हैं। आपने पेज नंबर भूलना नहीं है, पेज यहीं कहीं मैं देख के आता अभी थोड़ी देर पहले। ये याद है? ये याद है? जीआरवी याद है? हैं? अगर 6 मिलियन खामोश है तो फिर ये 6 मिलियन ही गारंटीड। अगर 15 मिलियन, ये इसी सवाल से उठी हुई एडजस्टमेंट है बेसिकली। अगर आप गौर फरमाएं तो पढ़ें ज़रा। ये मतलब ये लाइन वही है, सिर्फ फिगर चेंज है। ये
ये रेजल वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ 3 years एस्टिमेट 30 million, आउट ऑफ इट डीएल हैज गारंटीड 20. रेजल वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ लीज टर्म इज 15 एंड लेसी हैज गारंटीड 10. सिर्फ फिगर्स बदली हुई है, ठीक है ना. तो लाइन वही है. तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फिर जीआरवी कितनी है? 0. क्यों? क्योंकि लीज टर्म के एंड पर एस्टिमेटेड है 15 आएगा, गारंटी सिर्फ 10 किया हुआ था. एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी. जीआरवी क्या होती है लेसी के सवाल में? ये अब चीजें मिक्स होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि अब एंड हो गया टॉपिक, अब सब कुछ ही है. सवाल पर्चे में तो ऐसा ही आएगा भाई, फिर सारा कुछ ही होगा उसमें, ठीक है. तो समरीज पढ़ने वाले ही बचेंगे रोज, सुबह दोपहर शाम 3 दफा. तो सुनो 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 सुनो. एल हैज इनकॉर्पोरेट, कहाँ गया ये क्या है? रेजल वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ ईयर 3 इज एस्टिमेटेड 30 million, आउट ऑफ विच डीएल हैज गारंटीड 20. तो फिर जीआरवी कितनी होगी? 0. क्यों होगी? क्योंकि गारंटीड जितना है एक्सपेक्टेशन उससे ज्यादा आने की है. तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी? 0. तो 0 इज द गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू. सुभान अल्लाह, कैसा खूबसूरत सवाल है. इसमें सिर्फ एक चीज ऐसी है जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ी नहीं हुई है, वो वैसे भी ना आज गुजारा ही करेंगे. इसको ना गुजारा कर लेंगे. इसकी एंट्री बिल्कुल सेम है लेसी के सवाल के अंदर जैसे आईडीसी की थी. लेसी के सवाल के अंदर आईडीसी की एंट्री क्या थी? राइट ऑफ ड्यूज डेबिट कैश क्रेडिट. ऐसे ही है. ऐसे ही लीज, ये जो प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग होती है ना, क्या लिखा हुआ है वैसे नाम? प्रोविजन, ये डी कमीशनिंग या डिसमेंटलिंग कॉस्ट. ये IAS 37 में इस पर 3 दिन लगाने हैं, मैंने आपको बताया हुआ है. लेकिन यहाँ पर सवाल में आ गया तो एंट्री तो करेंगे ना. इसकी एंट्री बिल्कुल सेम है, ठीक है. नाम होता है इसका प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, या जो भी लिखा हो यहाँ पे डी कमीशनिंग, एक ही बात है, ठीक है. प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग. लेकिन एक मसला है, वो कहता है DL is also obliged to incur a cost of 4 million at the end of lease term. जी अब 4 साल, कितनी लीज टर्म क्या थी? लीज टर्म कहाँ थी? कितनी है? 3 साल. तो 3 साल के बाद 4 मिलियन देना है ना, तो उसकी आज की वैल्यू निकाल के एसिडी कॉस्ट में ऐड करना. ये सीखेंगे तो पूरे 3 दिन लगा के अकाउंटिंग करेंगे इसकी. कॉस्ट मॉडल वाला भी होगा, रिवर्स मॉडल वाला भी एसेट होगा, उसके ऊपर ये डीकमीशनिंग में एस्टिमेट में चेंज भी आ रहा होगा. बहुत कुछ करना है, 3 दिन लगने हैं इस टॉपिक के ऊपर. फिलहाल तो सिर्फ आपने यहाँ पर ये एंट्री करनी है प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग की. जैसे आईडीसी कितना था? आईडीसी 5 मिलियन है, तो इस सवाल के अंदर आईडीसी कितना है? 5 मिलियन, ठीक है. ऐसे ही प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग है 4 मिलियन, तो 4 साल के बाद, 3 साल के बाद पे होना है. अब वो कह रहा है डिस्काउंट रेट ऑफ 12% मे बी अज्यूम्ड वेयर एवर रिक्वायर्ड बट नॉट गिवन. अब ये 12% को ही यूज करके डिस्काउंट, इसको 4 मिलियन की भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं और इसी 12% को ही लेसी का रेट भी बना लेंगे, क्योंकि लेसी बेचारे का रेट गिवन नहीं है सवाल. ठीक है. तो 1.12 रेज़ टू पावर -3 कितना बनता है? 2 पॉइंट, पक्की गल ले, और पक्की गल ले, नहीं पक्की गल. जो घर पे आप सवाल करेंगे ये वाला मुकम्मल, ठीक है, टेंशन ख़त्म हो गई. अब उसमें बस एक मसला आएगा आपको कि ये जो प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग है ना, ये लाइबिलिटी, ये अगर इधर ही पड़ी रह गई तो तीसरे साल के एंड पे करना होगा 4 मिलियन और पड़ा होगा उसमें 2.8 मिलियन. प्रोविजन मतलब लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग आसान लफ्ज़ आपके लिए क्या है? ये लाइबिलिटी है. तो इस लाइबिलिटी को ग्रो किया जाता है हर साल. इंटरेस्ट एक्सपेंस ये वाइंड कर लेते हैं लाइबिलिटी, फिर इसकी अनवाइंडिंग आती है, इंटरेस्ट आता है. तो वो एंट्री आपको समझ नहीं आएगी सवाल के अंदर, ठीक है. तो ये थोड़ा सा डिस्कस किया है. सवाल बहुत टफ है, माना मैंने, ठीक है, माना मैंने कि ये सवाल बहुत टफ है, लेकिन आप इंशाल्लाह अब इसको कर लेंगे, क्योंकि इसमें कोई बात ऐसी नहीं है जो हमने डिस्कस ना की हुई हो अब तक. थोड़ा सा घुमाने वाला सवाल है, ठीक है. इसको कल आते ही पहले 15 से 20 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, ज़िंदगी रही तो. उसके बाद इंशाल्लाह मज़ीद बात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.